आसान है, खेलना बड़ा आसान है बच्चों के साथ, इसीलिए क्वेश्चन देने में मजा बहुत आता है इन्विजिलेटर, इसके एग्जामिनर को। ठीक है जी। होल्डिंग कंपनी के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपको बताया था कि नहीं? ये बताया था कि अगर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड में फॉर एग्जांपल मोर देन 50% शेयर होल्डर है, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है, तो ये कंपनी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। और ये क्या कहलाएगी? सब्सिडियरी कंपनी। पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी। अब देखिएगा जरा, ए लिमिटेड, उसकी सब्सिडियरी है बी लिमिटेड, ये है होल्डिंग और ये है सब्सिडियरी। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में 75% शेयर्स लिए हुए हैं। अब मैं शेयर्स तो बोले जा रहा हूं, आपने अभी तक पूछा नहीं जी ये शेयर होल्डिंग कौन सी है, प्रेफरेंस है या इक्विटी है? ये दोनों की कंबाइंड है या इक्विटी है या प्रेफरेंस है? क्या होनी चाहिए? कंबाइंड। भाई इक्विटी और प्रेफरेंस का जो डिफरेंस है 3 साल से करते आ रहे हैं हम। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा, 12th में हमने अकाउंट्स में पढ़ा, सीपीटी में भी पढ़ा। ठीक बात है कि नहीं? इक्विटी वाले असली ओनर होते हैं, ठीक बात है कि नहीं? प्रेफरेंस वाले जो होते हैं उनको तो सिर्फ 2 जगह प्रेफरेंस मिलती है। कहां पर? डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगी और वाइंडिंग अप के टाइम पेमेंट में प्रेफरेंस मिलेगी। क्या ये रोजमर्रा के डिसीजन जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो एक्चुअली बिजनेस को डायरेक्ट करने वाले लोग कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो फिर शेयर होल्डिंग अगर काउंट होगी तो किनकी होगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक बात है कि नहीं? तो जब हम यहां शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे किसकी? इक्विटी शेयर्स की। तो बी लिमिटेड ने 75% शेयर सी लिमिटेड के लिए हुए हैं। अब जरा बता दो बी और सी की रिलेशनशिप क्या है? बी हो गई होल्डिंग और सी हो गई सब्सिडरी। अब मैं एच और एस लिख दूंगा, ठीक है जी। अब मुझे जरा ए और सी की रिलेशन भी सोचनी है। अब आप कहोगे जी ए और सी का क्या रिलेशन हुआ इसमें? ए अलग है और सी अलग है, इसका बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है। ए का और इससे क्या मतलब? कोई भी नहीं। अरे ए और सी तो आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ए को सी से क्या लेना देना? ए बी को जानता है और सी भी बी को जानता है। इसमें इन दोनों का क्या समस्या है? ये दोनों लोग अलग अलग हैं। नहीं, देखो अगर ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, इसका मतलब बी लिमिटेड के सारे डिसीजंस में कौन है पीछे? अगर बी लिमिटेड ने डिसीजन लिया कि सी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग लेनी है, तो जरा इस डिसीजन के पीछे भी कौन है? ए लिमिटेड। अगर इसका मेजॉरिटी ऑफ पैसा शेयर्स जब लिए हैं तो भैया कैपिटल भी तो लगी होगी, पैसा यहां लगा है, उसी पैसे का इस्तेमाल क्या किया गया है? सी लिमिटेड के शेयर्स लेने में किया गया है। तो पीछे थॉट किसकी है?
ए लिमिटेड की। इसीलिए अगर ए लिमिटेड बी की होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड सी की होल्डिंग कंपनी है, तो इसका मतलब इन दोनों की रिलेशनशिप भी अगर देखी जाए तो ये कहलाएगी होल्डिंग और ये कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। इज इट क्लियर? यानी ए लिमिटेड ने डायरेक्टली सी लिमिटेड में एक भी पैसा नहीं लगाया। सुन लीजिए ध्यान से, ए लिमिटेड ने डायरेक्टली सी लिमिटेड में एक भी पैसा नहीं लगाया, फिर भी ये इसकी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी सब्सिडरी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो डिसीजन बी लिमिटेड में जो लिया गया उसके पीछे कौन है? ए। इसमें से जो पैसा सी लिमिटेड में गया है उस पैसे के पीछे भी कौन है? ए। इसीलिए ए लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा केस 2। इन दो केसेस से ही आपका सारा का सारा होल्डिंग और सब्सिडरी का सफर आसान हो गया। एक बार इसे दोबारा देख लो, इसमें अगर जरा सी भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। इसके बाद मुझे तीसरा पॉइंट पूछना है। आप जानते हो ना, किसी भी होल्डिंग के लिए मोर देन 50% चाहिए। मैं अगर इसे 65 भी कर दूं तो भी चलेगा, इसे मैं 55 भी कर दूं तब भी चलेगा, बट 50% से ज्यादा होनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? इसको जरा जल्दी से नोट कर लो और मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। केस 3, ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और एक्स लिमिटेड इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है जी? एक कंपनी है PQR लिमिटेड जिसकी पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर्स की ये है 10 लाख रुपए। ठीक है जी? एट द रेट ऑफ 10 ईच इनके शेयर्स है। इसका मतलब कितने हो गए? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड ने PQR लिमिटेड में 25,000 शेयर्स लिए हुए हैं। और एक्स लिमिटेड ने PQR लिमिटेड में 40,000 शेयर्स लिए हुए हैं। अब मुझे यह बताइए कि क्या ए लिमिटेड और PQR लिमिटेड में कोई भी रिलेशनशिप है या नहीं है? दोबारा सोच लेना बोलने से पहले। इस बार ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी ने 50% शेयर होल्डिंग नहीं की हुई। सोच लो, क्या अब हम ए लिमिटेड को PQR लिमिटेड की होल्डिंग कह सकते हैं? सोचिए। सब्सिडरी और होल्डिंग की रिलेशनशिप में बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ए लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज, दोबारा बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिए, एक पर्टिकुलर कंपनी और उसकी सब्सिडरीज मिलाकर जब किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा होल्डिंग कर लें तो यह होल्डिंग कंपनी मान ली जाएगी।
यहां पर भी वही सेम सिस्टम चला, ध्यान दीजिए, ए लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी ये दोनों मिला के इन्होंने सी लिमिटेड में कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 55% शेयर्स, इसीलिए ये होल्डिंग कंपनी मान ली जाएगी। क्या किया जाता है? इसको और इसकी सब्सिडरीज को मिला करके इन दोनों की इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, ठीक है। अगर इसने अकेले ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, सारी इन्वेस्टमेंट इसने कर दी, तो भी ऐड किया तो हुआ तो 50% से ज्यादा, इसीलिए होल्डिंग कंपनी मान ली जाएगी। ए होल्डिंग कंपनी, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो यहां पर हमारी ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी थी, यहां पर भी ए लिमिटेड पीक्यूआर में होल्डिंग कंपनी है। इज इट क्लियर? इन तीन केसेस के बेसिस पर आने वाला सारा का सारा पोर्शन क्लियर हो गया। अगर ये तीन केसेस क्लियर है, होल्डिंग और सब्सिडरी के सारे रूल्स क्लियर हो गए। चलेंगे आगे, आइए पढ़ना शुरू करें। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कि जी कंट्रोल किसका है? होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा है कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर ओनली इफ अदर इज इट्स सब्सिडरी। डेफिनेशन बड़ी अजीब अजीब है। एक कंपनी होल्डिंग तब कहलाएगी जब दूसरी उसकी सब्सिडरी होगी। जैसे कि वो बोला था कि अगर ये प्राइवेट कंपनी नहीं है तो पब्लिक कंपनी है, वैसे ही कुछ कि दूसरी कंपनी अगर इसकी सब्सिडरी है तो इसकी होल्डिंग हो गई। इसका मीनिंग पढ़ते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है जी, और सारे केसेस इन लाइंस को बखान करेंगे। इफ अ कंपनी बाय इटसेल्फ अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज, अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, एरो लगा के लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। किस चीज को? If a company by itself or along with its subsidiaries, अंडरलाइन लगा दो, ब्रैकेट में डाल के एरो लगा दो और लिख दो इंपॉर्टेंट। सारी बात इन 4 शब्दों में कवर कर दी। क्या कहा इसने? ध्यान दीजिए, इफ अ कंपनी बाय इटसेल्फ यानी कौन? ए लिमिटेड, अलॉन्ग विद इट्स यानी एक्स लिमिटेड, यानी ये दोनों मिलके। उसी तरह से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ए लिमिटेड बाय इटसेल्फ और अलॉन्ग विद इट्स मिला के, चाहे एक का जीरो ही क्यों ना हो। इसका जीरो था, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। होल्ड्स मोर देन हाफ यानी 50% से ज्यादा इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी, इट विल बी, नॉमिनल वैल्यू पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉमिनल वैल्यू की बात है। हमने ये माना था कि यहां पर ये फुल्ली पेड अप है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमने माना था 1 लाख शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपया आ गया, तो जब पूरा का पूरा पैसा आ जाए तो वो पेड अप नॉमिनल सब इक्वल हो जाता है। लेकिन यहां वर्ड क्या यूज किए जाएंगे? नॉमिनल वैल्यू। जैसे नॉमिनल वैल्यू मान लिया जाए, कैलकुलेट करनी हो तो 1 लाख इंटू 10 लाख हो गया। हो सकता है कि पेड अप अभी 8 लाख ही हो, तो आप कैलकुलेशन किसके बेस पे करोगे? आप इस नॉमिनल वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट करोगे। और नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 लाख, क्योंकि 2 लाख अभी मंगवाने बाकी है। ठीक बात है कि नहीं? इतना मेरे ख्याल से कंपनी अकाउंट याद होगा सभी को, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, तो इफ अ कंपनी बाय इटसेल्फ और अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज होल्ड्स मोर देन हाफ इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल को अंडरलाइन करना जरूरी है। 3 बातें हो गई हैं, एक ही लाइन में सारी कहानी है, अंडरलाइन कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी, इट विल बी कंसिडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अदर कंपनी। अब इस पूरी डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए। पहला पॉइंट, इफ अ कंपनी बाय इटसेल्फ यानी ए लिमिटेड, अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज यानी एक्स लिमिटेड,
होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर है, पेड अप 8 लाख, लेकिन नॉमिनल वैल्यू 10 लाख। 10 लाख यानी 1 लाख शेयर्स। 1 लाख में से 25,000 किसके पास है? ए। 40,000 किसके पास है? टोटल किया कितने हो गए? यानी नॉमिनल वैल्यू के 50% से ज्यादा, 65%। आगे चलिए, ऑफ अनदर कंपनी। अनदर कंपनी कौन है? PQR लिमिटेड। इट विल बी कंसिडर्ड, यानी कौन? ए लिमिटेड, एज होल्डिंग कंपनी ऑफ अदर कंपनी, यानी PQR, राइट। सब्सिडरी कंपनी की बात करेंगे अब। मीनिंग क्या है इसका? ये जो वर्ड्स आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन तीनों पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देखेंगे अभी। पहला पॉइंट, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी। अब मैं इसको जरा रिवर्स चला रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक्स लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है? ABC लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। अब हम इसके बेसिस पर इस डेफिनेशन को देखेंगे। लिखा है कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी, यानी एक्स लिमिटेड, XYZ लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी ABC लिमिटेड की। कब? नंबर 1, इफ द अदर कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो ABC लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पर भी हैं, या इन्हीं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पर ये सब काम यहां होता है। ठीक बात है कि नहीं? अंडरलाइन कर लो, इस पर हर बार लगभग क्वेश्चन आया है, लगभग हर बार ये लाइन ऐड करके पूछी गई है। और दूसरा पॉइंट, द अदर कंपनी होल्ड्स, अदर कंपनी कौन सी है इस केस में? होल्डिंग ABC, होल्ड्स मोर देन हाफ इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज द सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, क्या लिखा जा रहा है? इट इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इट सेल्फ इज अ सब्सिडरी ऑफ कंट्रोलिंग कंपनी। कौन सा केस आएगा इसमें? केस नंबर 2। ध्यान दीजिए, क्या लिखा है लाइन? इट इज द सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। ये किसकी कंपनी है? सब्सिडरी कंपनी है इस कंपनी की, विच इट सेल्फ इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ कंट्रोलिंग कंपनी। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए ये कंट्रोलिंग कंपनी की भी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पर आप एक काम करिए, पॉइंट नंबर 1 और 2 के साथ लिख दीजिए केस 1, रेफर केस 1। पॉइंट नंबर 3 के साथ लिख दीजिए केस 2, रेफर केस 2। और जो होल्डिंग कंपनी का मीनिंग था उसमें लिख दीजिए रेफर केस 3। इज इट क्लियर? चले आगे। कंट्रोल ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस पहली लाइन को देखो कितने अच्छे तरीके से बताया गया है कि अगर आप कहते हो जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करते हैं, तो कब कब हम कहेंगे कि ये कंट्रोल किया जा रहा है? ध्यान से पढ़ने पॉइंट। पावर टू रिमूव डायरेक्टर्स, मैंने भी क्या बताया? इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स बोलेंगे यहां पर वही होगा, इसके डायरेक्टर वही करेंगे। इसका मतलब इन डायरेक्टर्स को हटाना, लाना किनके कंट्रोल में है? आइए पढ़ें। पावर टू रिमूव डायरेक्टर्स, इफ अ कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनी इफ इट कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एट इट्स डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से जिसको चाह ले आए, जिसको चाह निकाल दिया, विदाउट द कंसेंट और कॉन्करेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। यानी जब इनके डायरेक्टर्स में इतनी ताकत है कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स को जब चाहे निकाल दे, जब चाहे ले आए, तो इसका मतलब पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कौन कर रही है? ये वाली कंपनी। अपने आप होल्डिंग होगी, है ना? चलते हैं आगे। फ्रॉम वेयर पावर टू कंट्रोल अराइज। पावर टू कंट्रोल अराइज का मतलब क्या हुआ? हां जी, मैंने कहा कि ABC लिमिटेड के डायरेक्टर जो बोलेंगे, जितना बोलेंगे, इसके डायरेक्टर उतना ही करेंगे। यानी इनकी पावर का सोर्स क्या है? ABC लिमिटेड के डायरेक्टर।
अपने आप ही ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो गई। चलते आगे बढ़ते हैं। पावर टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माइट अराइज आइदर फ्रॉम होल्डिंग शेयर्स, गिविंग सफिशिएंट वोटिंग राइट्स, or from special rights conferred by subsidiaries, memorandum of association or articles of association, or from a contract entered into with the subsidiary। यानी ये सारे के सारे डायरेक्टर्स जो हैं इनके पास इतने ज्यादा शेयर्स हैं कि बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनको सारी बातें माननी पड़ती हैं। मान लिया जाए कि 100 में से 70 शेयर्स इन डायरेक्टर्स के पास हैं, तो बात चलेगी किसकी? इन्हीं की चलेगी कि नहीं? जो ये बोलेंगे करना वही पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट लिखा है अ कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी। अच्छा, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट तो पहले लिखी लो, उसके बाद पढ़ेंगे। जरा हेडिंग देख लेना आप इसकी। लिखा है अ कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी की बात कर रहे हैं। शैल बी डीम टू हैव पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स इन अनदर कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी में। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकें। चलते हैं। वेयर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन अनदर कंपनी विदाउट द कंसेंट ऑफ दिस कंपनी, यानी अगर XYZ लिमिटेड में कोई डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो भैया इनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता, अपने आप ही कॉम्पोजिशन कंट्रोल हो गई। आगे चलते हैं। वेयर अ पर्सन अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर follow necessarily from his appointment as director, manager or to any other office or employment in the first company। जरा इसको दोबारा पढ़े, और पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कहना क्या चाहता है कि अगर कोई पर्सन इस कंपनी का डायरेक्टर है, मैनेजर है, एम्प्लॉई है, तभी वो इस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या एम्प्लॉय बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी मर्जी के हिसाब से ही एबीसी में आएगा। अगर यहां आया तभी XYZ में जाएगा। इसका मतलब यहां का कंट्रोल अभी भी कहां है? एबीसी में। अब पढ़ते हैं। वेयर अ पर्सन अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर फॉलो नेसेसरली फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, मैनेजर और टू एनी अदर ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन द फर्स्ट कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी। तुम्हारी अपॉइंटमेंट इस कंपनी में तभी होगी अगर तुम यहां के डायरेक्टर हो। यहां के डायरेक्टर होने का मतलब है कि तुम यहां पर डायरेक्टर बन सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? सारा कंट्रोल तो एबीसी लिमिटेड में। वेयर द फर्स्ट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी और बाय एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज हैज द राइट टू नॉमिनेट एन इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर, यानी इन्हीं लोगों के पास सी लिमिटेड में या तो ए के पास राइट है या इसकी सब्सिडरी के पास राइट है क्या करने का? डायरेक्टर को यहां पर नॉमिनेट करने का। जी इस डायरेक्टर को लगाओ। ये दोनों कंपनी के लोग बोलेंगे सी लिमिटेड में मिस्टर एक्स डायरेक्टर बनने चाहिए, तो ये क्या बोलेंगे? ओके। इसका मतलब क्या हुआ? होल्ड किन का आ गया? ए और बी का। ठीक बात है। चलिए, ये सारा पोर्शन हुआ हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी का फिनिश। अब इस होल्डिंग कंपनी की मेंबरशिप की बात कर ली जाए। मेंबरशिप में बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फटाफट से इसकी रीडिंग करके क्वेश्चंस करेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में जो लेट्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए मैंने, सिर्फ 2। ये वही क्वेश्चन है जो पुराने टाइम में आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज तक 2 आए हैं। जब आप पुराने पेपर्स उठाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं रेपिटेटिवली, लेकिन उन सब में कॉमन क्या चीजें थी? वो ये 2 क्वेश्चन है, वो रख दिए हमने यहां। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट, चलते हैं आगे। मेंबरशिप ऑफ होल्डिंग कंपनी सेक्शन 42 लिखा है सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। जरा इसे अंडरलाइन कर लो, सबसे बड़ा काम है ये, सबसे बड़ा पॉइंट। यानी अगर
XYZ लिमिट चाहे भी तो भी ये ABC लिमिटेड की मेंबर नहीं बन सकते, इसके लोग यहां के शेयर्स नहीं ले सकते। कब? जब ये होल्डिंग कंपनी बन जाए। अगर ये होल्डिंग कंपनी आज बन गई, बनने के बाद यहां के ये सब्सिडरी कंपनी जो है कभी भी ABC लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कभी मेंबर बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा है वो आया यहीं से है। इस जेब से पैसा निकाला और इसमें डाला तो क्या बात हुई? ठीक बात है कि नहीं? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब इस कंपनी को खरीदा गया या इस कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, उससे पहले ही ये इस कंपनी की शेयर होल्डर थी। ये तो पॉसिबल है कि नहीं है? तो जब इस पर्टिकुलर कंपनी के होल्डिंग कंपनी बनने से पहले ऑलरेडी इसके पास शेयर्स हैं, अगर उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। लेकिन एक बार जब ये होल्डिंग बन गई, उसके बाद कोई मेंबरशिप नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? अगर पहले की ली हुई है कोई बात नहीं, वो चलेगा। और दो केसेस और भी हैं जहां पर ये एक मेंबर बन सकती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन एक मिनट, एक बात आपको दोबारा बता दी जाए कि कभी भी एक कंपनी को आप एक पर्सन की तरह लेते हैं। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी अगर XYZ लिमिटेड के लोग शेयर्स लेना चाहें ABC लिमिटेड में तो ले ले, हमें क्या परेशानी है? मार्केट से खरीद लो। हम उनके शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की बातें नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंपनी इटसेल्फ की बात कर रहे हैं। XYZ लिमिटेड अगर ABC लिमिटेड की शेयर होल्डर बनना चाहे तो क्या बन सकती है? हां, बन सकती है। शेयर्स तो कोई भी ले सकता है ना। अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या परेशानी है? कर दिया। कंपनी के लोग इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी इन्वेस्ट करती है। अब जरा सोचो कि ABC लिमिटेड ने अगर XYZ लिमिटेड के शेयर्स लिए हैं, इन्वेस्ट किया, तो कैसे इन्वेस्ट किया है? अपने नाम से, हां या ना? इसके सारे के सारे जो शेयर्स थे, आइए जरा इधर आ जाए। A लिमिटेड ने अगर PQR लिमिटेड के 25,000 शेयर्स लिए तो किसके नाम से लिए होंगे? अपने मेंबर्स के नाम से। अरे मेंबर्स तो अलग हैं, हमारी कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, हां या ना? तो इस कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। इस कंपनी ने 25,000 शेयर PQR में लिए। ठीक बात है कि नहीं? अपने नाम से लिए। ठीक बात है? होल्डिंग कंपनी तो इसमें ले रही है, लेकिन PQR लिमिटेड जो कि सब्सिडरी कंपनी है, वो इस कंपनी में शेयर्स नहीं ले सकती। अब पूछिए। बिल्कुल। अगर कंपनी PQR लिमिटेड A लिमिटेड में शेयर्स ले लेती है, यानी क्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप अभी जब अकाउंट्स पढ़ेंगे, आपके सामने होल्डिंग कंपनी का चैप्टर आएगा। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये दो ऐसी कंपनीज हैं। होल्डिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जब भी अपने अकाउंट शो करोगे ना, आपको अपने अकाउंट्स के साथ साथ सारी सब्सिडरीज के अकाउंट्स मिलाकर शो करने हैं, यानी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के देनी है। क्या बना के देनी है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अपने तो एसेट लिखो, मान लिया जाए लिस्ट बनाई, लो जी हमारे मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, होल्डिंग के इतने इतने अमाउंट है। एक कॉलम दूसरा बनाया, सब्सिडरी के इतने इतने अमाउंट है, टोटल इतना है। यानी इनको अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके शो करना पड़ता है। अब उस कंसोलिडेशन में क्या होगा, ध्यान से सोचिएगा। एक तरफ A लिमिटेड ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है PQR लिमिटेड के। A लिमिटेड ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो किस चीज में की है? शेयर्स में। उन शेयर्स को PQR लिमिटेड ने अपनी बैलेंस शीट में कहां शो किया होगा? लायबिलिटी साइड। मेरे शेयर तो भाई लायबिलिटी साइड ही होंगे ना। लेकिन मैं A लिमिटेड की बात करूं तो A लिमिटेड ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की है दूसरी कंपनी में, तो उसने कहां शो किया होगा?
और अब जब ये दोनों कंपनी एक ही हो गई हैं, कंसोलिडेशन करना है, तो मैं क्या कहूं कि एक मैंने लेना है अपने आप से और एक मैंने देना है। मैं ऐसे कहूंगा क्या कि मैंने 5 रुपए अपने आप से लेने और 5 रुपए अपने आप को देने? ऐसे तो नहीं कहूंगा ना। इसीलिए उस कॉमन चीजों को कैंसिल कर दिया जाएगा। जब आप कंसोलिडेशन करेंगे अकाउंट्स में, तो उस केस में ऐसा ही होता है, जो कॉमन इन्वेस्टमेंट होती है और कॉमन शेयर्स होते हैं, कैपिटल होती है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर पीक्यूआर लिमिटेड ने ए लिमिटेड में पैसा लगाया भी हुआ है तो ये उसकी मेंबर जरूर कहलाएगी, लेकिन जब उसका कंसोलिडेशन होगा तो एक तरफ से इन्वेस्टमेंट हटा दी जाएगी और दूसरी तरफ से कैपिटल हटा